मैं यहाँ दुबई में बैठा हुआ फॉर एग्जांपल, बट लेट्स से मैं कराची में बैठा हुआ हूँ। मुझे अगर कराची से $10,000 बैंक के थ्रू किसी को भेजने हैं नाइजीरिया में, बेस्ट ऑफ लक टू मी एंड माई किड्स टू गेट इट डन इन द नेक्स्ट 20 years, राइट? बहुत मुश्किल काम है, मतलब अगर हो भी गया तो मतलब 3 महीने लग जाएंगे जब तक पैसे वहाँ पहुँचेंगे। तो या तो मेरी करेंसी डिवैल्यू हो चुकी होगी या उसकी डिवैल्यू हो चुकी होगी। इन ब्लॉकचेन दिस कैन हैपन इन 2 seconds। वेलकम टू पाकिस्तान अकाउंटिंग के नए सीरीज़ ब्लॉकचेन में, जहां हम जानेंगे उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो पाकिस्तान के लिए अगला डिजिटल रेवोल्यूशन बन सकती हैं, लेकिन जिन्हें अब तक समझना मुश्किल रहा है। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन के बारे में, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इन्वेस्टमेंट को बॉर्डरलेस बनाती है और जो दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम को दोबारा डिज़ाइन कर रही है। हमारे आज के गेस्ट हैं राफे गैरेट, जो ग्लोबल रेगुलेटरी ग्रेड ब्लॉकचेन के आर्किटेक्ट्स में से एक हैं और ज़िगचेन के को-फाउंडर हैं। इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे कि ब्लॉकचेन किस प्रॉब्लम का सलूशन था, टोकनाइज्ड इन्वेस्टमेंट्स जैसे स्टॉक्स, गोल्ड और सुकूक कैसे काम करते हैं, स्टेबल कॉइन्स और इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, और क्या पाकिस्तान इस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। मेरा नाम जुनैद इकबाल है एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर ब्लॉकचेन सीरीज़। आज हमें ज्वाइन किया है राफे गैरेट ने, जो कि disrupt.com के भी को फाउंडर हैं एंड ज़िगचेन के भी को फाउंडर हैं। अस्सलाम वालेकुम राफे एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। वालेकुम सलाम जुनैद भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। मैं बड़ा एक्चुअली एक रिगरस फॉलोअर हूँ आपके शोज़ का, एंड स्पेशली जो अभी ब्लॉकचेन सीरीज़ कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक। पाकिस्तान में इसकी बड़ी ज़रूरत है टू एजुकेट पीपल बियॉन्ड जस्ट क्रिप्टो एंड टॉक अबाउट ब्लॉकचेन, राइट? तो अमेजिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड डिस्कशन इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। सो राफे, आप खुद भी एक नई ब्लॉकचेन के फाउंडर हैं, उस पर हम आएंगे, पर सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि दो जो सबसे बड़ी ब्लॉकचेन्स हैं, एक तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है और एक इथीरियम की ब्लॉकचेन है। इन दोनों में फंडामेंटली क्या फ़र्क है? अच्छा, देखिए, पहले हमें ये समझना चाहिए कि ब्लॉकचेन की ज़रूरत क्या है और ये इसकी जो इजाद है वो कॉन्सेप्ट कहाँ से है। तो 2007-8 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे और ये बाद में पता चला था कि जी देखें, दुनिया की बड़ी-बड़ी बैंक्स हैं, जो लेमन ब्रदर्स एंड बैंक ऑफ अमेरिका एंड ऑल दैट, तो उनके अंदर जो बाद में इनएफिशिएंसीज़ और जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी बाहर आई थी कि जी किसका पैसा कहाँ कैसे पड़ा है, कस्टमर का पैसा उसको पता ही नहीं है कि एक्चुअली कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उस चीज़ को, और फिर एक बड़ी जो ग्लोबल नीड थी कि जी ये क्या बात हुई कि अगर मैंने पैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र करने हैं तो मुझे कोई 7 दिन या 21 दिन लग जाते हैं एंड ऑल दैट। इन दोनों तीनों चीज़ों को कवर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट पेपर जो सतोशी नाकामोटो ने डाला आज से कुछ 16 साल पहले 2009 में, उसके अंदर बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट आया कि एक पीयर टू पीयर नेटवर्क है और जो है वो बेसिकली इंटरमीडिएटरीज़ को बाहर कर देता है, एफिशिएंट है, ट्रांसपेरेंट है। इट्स लाइक कि आप एक दफ़ा जो चीज़ लिख देते हैं वो ब्लॉकचेन पे वो रिवर्सिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस कॉन्सेप्ट में थी। किसी भी टेक्नोलॉजी की तरह जब पहला वर्ज़न किसी भी टेक्नोलॉजी का आता है तो वो एक बेसिक वर्ज़न होता है, एंड देन ओवर द टाइम क्या होता है कि जब वो बिल्ड होता है तो उस पे चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पे इंटरनेट आया, तो इंटरनेट के ऊपर जो ऑब्वियस चीज़ें थी वो ये थी कि यार ठीक है, आपका डिस्कवरी के लिए आपके पास याहू ऑफ द वर्ल्ड एंड गूगल्स ऑफ द वर्ल्ड आ गए। फिर आपके पास ये था कि यार कॉमर्स है, तो कॉमर्स में आपके पास अमेज़न आ गया और अलीबाबा आ गया एंड ऑल दैट। इंटरनेट कनेक्टिविटी ने ये आपको चीज़ें दी कि एक जो बेसिक ह्यूमन नीड्स थी उनको एक एनहांस, एंड देन एप्लीकेशन लेयर आती है कि जी उबर बन गया, उसमें करीम बन गया, उसमें आपके फेसबुक बन गया, जो कि फिर एक एप्लीकेशन लेयर बनी। अगर आप ब्लॉकचेन की जर्नी को देखें तो ये एग्जैक्टली सेम है कि बिटकॉइन जो है वो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन इज़ लाइक मोर लाइक एक बेंचमार्क ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कि जो एक ऐसे इन्वायरमेंट में ऑपरेट करता है कि एनी ट्रांजैक्शन जो बिटकॉइन के ऊपर या बिटकॉइन नेटवर्क के ऊपर होती है
इट इज़ अवेलेबल एंड विजिबल टू एवरीवन इन द वर्ल्ड. हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली बात है, वो एक, इट वाज अ कॉन्सेप्ट पेपर टू स्टार्ट विद. उसकी कोई एक्टिव डेवलपमेंट सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, वो एक डिसेंट्रलाइज वे में होता है. तो उसकी जो डेवलपमेंट थी वो एक, उसकी उसकी एप्लीकेशन लिमिटेड थी. उसकी एप्लीकेशन लिमिटेड थी टू पेमेंट्स ओनली एंड टू ट्रांसपेरेंसी ओनली. आफ्टर दैट इट कम्स इथेरियम. इथेरियम ने जो है वो एक्चुअली जो ब्लॉकचेन की ट्रू एडॉप्शन इन द वर्ल्ड है वो इथेरियम ने स्टार्ट की. इथेरियम केम विद अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि यार आप कोई भी चीज़ प्रोग्राम कर दो, कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मैंने इस बंदे को पेमेंट करनी है अगर ये 4 कंडीशंस मीट हो जाएं. बिटकॉइन में ये फंक्शनैलिटी आज भी अवेलेबल एज सच नहीं है. इथेरियम ने ये चीज़ लेके आया कि जी हम डिसेंट्रलाइज भी हैं, मतलब ये कि हमारा नेटवर्क विजिबल भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, और हम ये जो इसको कहते हैं प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन कहते हैं, कि ये प्रोग्राम हो सकती है चीज़ कि जी मैंने कोई फंक्शनैलिटी करनी है, मैं उसको डिफाइन कर दूं और वो एक ट्रांसपेरेंट ऑटोमेटिक एफिशिएंट वे में हो जाए विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी. अगेन द सेम पीयर टू पीयर कॉन्सेप्ट अप्लाई. ये दो बड़ा डिफरेंस है इन ब्लॉकचेन्स का. सो अगर हम इसको बिल्कुल ड्रिल डाउन करें तो हम ऐसे समझें कि बिटकॉइन ने कैटेगरी क्रिएशन की, बिटकॉइन ने अवेयरनेस क्रिएट की, एंड देन व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल एडॉप्शन जिसको हम कहते हैं वो इथेरियम आया, और फिर इथेरियम के बाद बेतहाशा ब्लॉकचेन्स आई जिन्होंने उस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया और करते जा रहे हैं. फिर पर्पस बिल्ड ब्लॉकचेन्स आई. बट ब्रॉडली स्पीकिंग ये दो ब्लॉकचेन्स हैं जिन्होंने फाउंडेशन क्रिएट किया ऑफ द होल ब्लॉकचेन इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री. अब इसको इसको सिंपल टर्म्स में देखते हैं. जिस तरह आपने एग्जांपल दी कि इंटरनेट आ गया, इंटरनेट के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए, एंड लेट्स से फिर क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए. उसी में लेट्स से आपकी मैप्स की टेक्नोलॉजी आ गई, उसमें आपकी पेमेंट्स की टेक्नोलॉजी आ गई, उसमें आपकी डिस्कवरी की टेक्नोलॉजी आ गई. इन तीनों चीज़ों के बेसिस पर ई कॉमर्स भी बन गया, फूड डिलीवरी भी बन गई, राइड हेलिंग भी बन गई, और ट्रैवल कितने भी बन बिजनेस. गया, आपके सारी चीज़ें, आपका कॉमर्स बन गया, आपका डिस्कवरी बन गया, आपका ट्रैवल बन गया, आपका सब कुछ बन गया इसके ऊपर. अब ये सारी चीज़ें तो बन गई हैं. तो अब यही चीज़ ब्लॉकचेन, लेट्स से अगर हम लेते हैं कोई बिजनेस की एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाई डोंट यू पिक अ बिजनेस वेदर इट्स ई कॉमर्स और लेट्स से राइड हेलिंग और फूड डिलीवरी या कोई सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. वही सेम चीज़ ब्लॉकचेन पर कौन से बिजनेसेस हैं कि ब्लॉकचेन पे जब वो होगी तो डिफरेंटली होगी और ज़्यादा एफिशिएंटली होगी. वेरी गुड. सो मैं समझता हूँ कि ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ब्लॉकचेन्स आर लाइक अ वेरी लार्ज स्केल iOS फॉर फिनटेक्स. ठीक है, ब्लॉकचेन इज अ फिनटेक itself. It's an epitome of fintech in its fundamental way. आप don't take commerce as an example. Like yes, you can create commerce on blockchain. It's fine, but really would it change anything? I don't think so. तो आप एग्जाम्पल लें उस तरीके की जो ब्लॉकचेन को सूट करती है. इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की आप एग्जाम्पल लें, आप पेमेंट्स की एग्जाम्पल लें. ठीक है, पेमेंट्स की एग्जाम्पल लेते हैं. 1 मिनट के लिए हम रेगुलेशन को साइड में करके बात करें तो आज की डेट में मैं यहाँ दुबई में बैठा हुआ फॉर एग्जांपल, बट लेट्स से मैं कराची में बैठा हुआ हूँ. मुझे अगर कराची से $10,000 बैंक के थ्रू किसी को भेजने हैं नाइजीरिया में, बेस्ट ऑफ लक टू मी एंड माई किड्स टू गेट इट डन इन द नेक्स्ट 20 years, राइट. बहुत मुश्किल काम है, मतलब अगर हो भी गया तो मतलब 3 महीने लग जाएंगे जब तक पैसे वहाँ पहुँचेंगे. तो या तो मेरी करेंसी डिवैल्यू हो चुकी होगी या उसकी डिवैल्यू हो चुकी होगी. In blockchain, this can happen in 2 seconds. Any amount with a fractional of the cost. Like any amount of money can move from one place to the other in the world in like less than a cent, less than a cent in 2 seconds. तो ये सबसे बड़ी एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन की पेमेंट्स में. इसीलिए आप देखें तो जो वेस्टर्न यूनियन है उन्होंने भी रिसेंटली अनाउंस किया कि वो सोलाना को इंटीग्रेट कर रहे हैं. बिकॉज जब अगेन मैं वही कह रहा हूँ, रेगुलेशन को 1 मिनट के लिए हम छोड़ दें, वो हर कंट्री अब आहिस्ता ऐसा डेवलप कर लेगा. बट अल्टीमेटली यूएस की एग्जांपल है. यूएस में क्या हो रहा है? यूएस में ये हो रहा है कि पीपल आर एक्चुअली यूजिंग स्टेबल कॉइन पेमेंट्स करने के लिए अक्रॉस यूएस, यूरोप, मिडल ईस्ट एज वेल. एंड बैंक्स जो हैं उन्होंने ये रेल्स क्रिएट कर दिए हैं कि उन्होंने स्टेबल कॉइन्स को इंटीग्रेट कर दिया है. तो जब मैं उसको स्टेबल कॉइन में पेमेंट करता हूँ वो सीधा उसके बैंक अकाउंट में आ जाता है और निकल के वापस भी चला जाता है. 24/7 पेमेंट्स हो गई हैं, रियल टाइम सेटलमेंट्स हो गई हैं, सुपर चीप ट्रांजैक्शंस हैं रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट, नो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व, बूम बूम बूम. ठीक है, ये सबसे बड़ा यूज़ केस है. नंबर 2 आते हैं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर. देखिए इन्वेस्टमेंट्स में भी सेम प्रॉब्लम है. मैं सबको एग्जांपल देता हूँ कि जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया था दुनिया में, उस वक्त आई वाज 18 या 19 ईयर्स ओल्ड एंड आई हैड लाइक $5,000 समथिंग. और वो मैंने देखा कि दुनिया के सारे जो बड़े बड़े स्टॉक्स जिनको हम देखते थे, फॉलो करते थे, वो सारे ज़मीन पे आए हुए थे. वो गूगल्स एंड द याहूज ऑफ द वर्ल्ड. तो $5,000 थे. मैंने कहा यार शेयर्स खरीदते हैं.
एंड आई केप्ट ट्राइंग, मैंने कहा मैं किस तरीके से करूँ, बिकॉज़ मैं सीएफडीज़ करना नहीं चाहता था, आई वांटेड टू बाय रियल थिंग शरिया कंप्लायंट वे तरीके से ना। सर बुखार बन गई वो चीज़ मेरे लिए। नहीं कर पाया। आई आस्क्ड माय फादर वाज़ वन ऑफ द टॉप बैंकर्स इन पाकिस्तान एट दैट टाइम। आई आस्क्ड, मैंने कहा कि वाले साहब ये कैसे करना है? उन्होंने कहा यार मैं 20 साल से ट्राई कर रहा हूँ, ये चीज़ें करना नहीं कर पाता। बेस्ट ऑफ लक, किसी दिन शायद तुम्हारी जनरेशन को ये चीज़ मिल जाए। बट व्हेन ब्लॉकचेन कम्स इन द पिक्चर, आपको पता है आज की डेट में मैं आपसे यहाँ बात करते-करते दुबई में बैठा हुआ या कराची में बैठे हुए, कहीं पे भी बैठे हुए, मैं सीमलेस तरीके से टेस्ला का शेयर खरीद सकता हूँ ऑन चेन जस्ट थ्रू माय वॉलेट इवन विदाउट केवाईसी। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करिए। हम जब हमारी चेन की बात करेंगे ज़िग चेन की, तो वी विल गो डीपर इनटू इट, बट ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और ये थ्रू टोकनाइज़ेशन हो रहा है। दुनिया में आपने कल ये इकोनॉमिस्ट पे जो आर्टिकल पब्लिश करवाया है लैरी फिंक का ब्लैक रॉक वाले ने, they are like this that tokenization is going to change the way the finance works, और tokenization is on blockchain. टोकनाइजेशन एग्जैक्टली क्या करता है इस पे भी हम बात कर सकते हैं इन डिटेल इफ यू वांट, बट एसेंशियली आपको जो ब्लॉकचेन के यूज केसेस देखने हैं, तो यू शुड रियली लुक एट द थिंग्स दैट इट इज मेड फॉर। ठीक है, आप उसके ऊपर फूड डिलीवरी ऐप भी बना सकते हो, आप उसके ऊपर ई कॉमर्स ऐप भी बना सकते हो, बट दैट कैन जस्ट बी, दैट्स अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स टू बी ऑनेस्ट इन माई ओपिनियन। आपको उसको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए सोचना चाहिए बिकॉज इट इज मेड फॉर दैट। मेक सेंस कि फ्यूचर ऑफ फाइनेंस जो है वो ब्लॉकचेन पर उसकी जो एक तो पैसे की मूवमेंट एंड देन कॉस्ट ऑफ मूवमेंट एंड देन जी, एक्सेस टू एसेट क्लास, तीनों चीज़ें सॉल्व होती हैं। एग्जैक्टली। एंड फिर इसकी फ्रैक्शनलाइजेशन भी, कि किसी को अगर पूरा टेस्ला का शेयर नहीं खरीदना, हज़ार रुपए का टेस्ला का एक उसका हिस्सा खरीदना है, या जो भी मिनिमम डिनोमिनेशन होगी वो उसको खरीद सकते हैं। तो अब ये बताएं कि अब ये मेन चेन्स तो आ गई हैं, उन चेन्स के ज़रिए आप पैसों को मूव भी कर सकते हैं, उन चेन्स के ज़रिए आप कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन सो जी, फोर्थ। तो अब ऐसी कौन सी फंक्शनैलिटीज़ मिसिंग हैं जिसकी वजह से आपने जिग चेन लॉन्च की है? व्हाट डज जिग चेन डू डिफरेंटली? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, एंड मैं थोड़ा सा इसके अंदर एक स्टेप बैक करके एक ज़रा चेन्स का इकोसिस्टम समझाने की कोशिश करूँगा कि इथेरियम के बाद सोलाना भी है, बीएनबी चेन भी है, कॉर्डानो भी है। फाइव, बट प्रैक्टिकली देयर आर 5000 चेन्स आउट देयर। मैं आपसे बात करते करते अगेन यहाँ लैपटॉप पे बैठ के फुली ऑपरेशनल एक ब्लॉकचेन लॉन्च कर सकता हूँ। मैं टेक का बंदा भी नहीं हूँ, ठीक है ना, मतलब इट्स सो इजी टू लॉन्च अ ब्लॉकचेन। बट एक थोड़ा सा गैप है। एक ज़माना था जब ब्लॉकचेन लॉन्च होती थी, वो इसलिए लॉन्च होती थी कि जी ब्लॉकचेन इज़ अ ग्रेट टेक्नोलॉजी, आ जाओ इसको हम इम्प्रूव करते हैं, इसको हम फास्ट कर देते हैं, इसको हम चीप कर देते हैं, इसको हम मोर ओपन कर देते हैं, मोर इंटीग्रेट करते हैं। बट दैट इज़ डन, दैट इज़ 90% डन अगर देखा जाए ना। मतलब आज की डेट में मोबाइल वॉलेट खोलना बड़ा आसान है। यू नो दुनिया में 1 बिलियन क्रिप्टो वॉलेट्स हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली एडॉप्शन इज़ देयर। बैंक्स के अंदर इंटीग्रेट हो गई हैं ब्लॉकचेन्स काफ़ी ज़्यादा दुनिया के अंदर। ऑन एंड ऑफ रैंप को भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहा। अगेन इमर्जिंग मार्केट्स में भी आ रहा है, डेवलप मार्केट्स में ऑलरेडी है। तो अब वो कोई ऐसी चेन आती है जो ये कहती है कि जी मैं आके अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर कर दूँगा, तो जनरली लोग कहते हैं यार एग्ज़ैक्टली क्या बेहतर कर दोगे? मतलब लिटरली मैं आपसे मैं चीज़ का बटन नहीं दबाता हूँ, वहाँ पहुँच चुकी होती है, मतलब और क्या बेहतर करोगे? आई मीन व्हाट डू यू वांट? तो इट्स देयर ऑलरेडी। ठीक है, वो एक इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट इंसान की लाइफ़ में हमेशा आता रहता है, टेक्नोलॉजी में भी आएगा, बट यू डोंट रियली इन्वेस्ट द नेक्स्ट $10 बिलियन इन इम्प्रूविंग दैट 2 सेकंड टू 1 सेकंड। इट्स नॉट फेयर, राइट? सो व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ? इन द लास्ट 2-3 इयर्स बहुत ज़्यादा फोकस अब जा रहा है पर्पस बिल्ट ब्लॉकचेन्स की तरफ। इफ you look at Ethereum, for example, Ethereum was built to create this environment कि जी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे डेवलपमेंट हो सकती है। फिर उसके बाद बड़ी सारी सो Ethereum is something which is called a layer 1 blockchain कि सारी सेटलमेंट वहाँ होती है। इट इज़ लाइक अ सेंट्रल बैंक, एंड फिर उसके अंदर क्या है कि काफ़ी लेयर 2 ब्लॉकचेन्स हैं, जैसे पॉलीगॉन इज़ अ लेयर 2 ब्लॉकचेन, आर्बिट्रम टू अ सर्टेन एक्सटेंट। वो क्या होता है, वो रोल अप करते हैं, क्योंकि इथेरियम की जो गैस फीस है वो थोड़ी ज़्यादा है। इट यूज्ड टू बी लाइक $5 $10 पर ट्रांजैक्शन। तो ये जो लेयर टूज़ आई थी ना, इन्होंने क्या किया, इनका पर्पस क्या था, कहते थे ओके हम रोल अप करते हैं, हम ट्रांजैक्शंस को ना एक जगह जमा करके एक ट्रांजैक्शन में सेटल करेंगे, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस टुगेदर, तो जी आपको कस्टमर को 10 सेंट की कॉस्ट पड़ेगी या 5 सेंट की कॉस्ट पड़ेगी। ये उनका पर्पस था। लास्ट 2 ईयर्स में एज़ आई सेड द कांसेप्ट ऑफ पर्पस बिल्ट ब्लॉकचेन इज कमिंग इन, दिस इज व्हाई वी लॉन्च ज़िगचेन। ज़िगचेन का बैकग्राउंड क्या है कि हमने 2018 में माई सेल्फ एंड मेरे 2 स्पेनिश पार्टनर्स हैं, हमने सिग्नली स्टार्ट किया था, जो एक कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था क्रिप्टोज़ के लिए, कि हम दुनिया भर के बेस्ट ट्रेडर्स को वहाँ लेके आते थे थ्रू वन रीज़न और दी अदर, और हम मार्केटिंग करके उनके ऊपर जो है ना वो इन्वेस्टर्स लेके आते थे और पीपल यूज्ड टू पुट इन मनी। बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म चलता है, हम अभी भी चलता है।
Zignally.com, fully regulated out of the South Africa FSCA Cat 2 license, one of the most powerful in the G20. um, उसके अंदर वी बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट बाइनेंस ब्रोकर्स। हमने कोई मिलियन बंदा ऑन बोर्ड कर लिया, 300-350 मिलियन डॉलर मैनेज होते हैं वहाँ पे। ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, अमेजिंग है। बट 2022-2023 के अंदर जब हम सोच रहे थे कि यार नेक्स्ट क्या करना है, मतलब ये तो एक सिंगल प्रोडक्ट है ना, इसमें सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है एंड ऑल दैट, तो इसके बियॉन्ड कैसे जाएं, हम किस तरह इस पे काम करेंगे, तो क्योंकि हमारा विजन हमेशा से ये रहा है कि दुनिया की हर अपॉर्चुनिटी हर एक को अवेलेबल होनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्सेस साइज कैपिटल वेयर दे आर। ये अनफेयर है कि जी मैं अगर पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ तो मैं टेस्ला नहीं खरीद सकता, या मैं यूएस से किसी अच्छे या अगर मेरे पास $50 मिलियन नहीं है तो मैं ओपन एआई में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये क्या बात हुई? ये अनफेयर है। फाइनेंस शुड बी फेयर टू एवरीवन। ये जो जो कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल है, नहीं होना चाहिए। इसको सोचते हुए हम मार्केट में गए, हमने कहा कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से मोर ओपन कर सकें, एंड दिस इज़ वेयर वी केम विद द आइडिया कि जी हम एक ब्लॉकचेन बनाते हैं विच इज़ पर्टिकुलरली बिल्ड फॉर दिस थिंग, कि हम दुनिया की सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हर एक को अवेलेबल कर सकें। उस वक्त टोकनाइजेशन की लोग बात नहीं कर रहे थे। ये अर्ली 2023, ये सॉरी मिड 23 अर्ली 24 की बात है, जब टोकनाइजेशन पे बात नहीं हो रही थी, बट हमने ये अपॉर्चुनिटी थोड़ा अर्ली देख ली। हमने एक बड़ी स्पेसिफिक अप्रोच ली। हमने ये किया, हमने कहा देखें जी, ब्लॉकचेन अनाउंस कर दी है, ब्लॉकचेन बना रहे हैं, ये कोई 12 से 18 महीने लगेंगे चेन बनाने में, टेक्नोलॉजी में। तो हमने अपनी टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक टेक टीम जो थी वो एग्रेसिवली वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजिकल ब्लॉकचेन बनाने में लग गई, व्हिच अगेन टेक्नोलॉजी शुड नॉट मैटर, बट ठीक है, वो एक सिक्योर ज़बरदस्त ब्लॉकचेन है, वो है। But what we did on the other hand, we found the best people in the whole region, in Pakistan and South Asia and Middle East and all, और हम निकल पड़े कि हमें दुनिया की बेस्ट लाइसेंसिंग लेनी है। Why? हमने ये सोच लिया था कि अगर देखें दुनिया के, अगर आपको हर एसेट को टोकनाइज़ करके किसी भी तरीके से अगर चेन पे लाना है और सबको अवेलेबल करना है, तो जी उसके लिए हमें बिगर इंस्टीट्यूशंस के पास जाना पड़ेगा। जब हम बिगर इंस्टीट्यूशंस के पास जाएँगे तो वो कहेंगे जी ठीक है, ज़बरदस्त काम करते हैं, बट आपकी लाइसेंसिंग रिजीम क्या है? ये वो चीज़ है जहाँ पे ऑब्वियसली मैं बैंक करूँ, मेरा हेड ऑफ स्ट्रैटेजी भी बैंक करे, दैट वी अंडरस्टैंड दिस थिंग। लॉट ऑफ पीपल इन वेब3 ये बात नहीं समझते। उनको लगता है कि जी हम अगर डिसेंट्रलाइज़ हैं तो हम हम हर चीज़ से जो है ना वो बड़यूज़ जमा है, और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। तो हमने एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन क्रिएट किया इन द लास्ट 18 मंथ्स, के ऑन द वन साइड वी लॉन्च्ड द वर्ल्ड क्लास technologically superior blockchain on 1st of October 2025, and on the other hand we gathered licensing like South Africa, DIFC in Dubai, फिर हमने लैक्समबर्ग, लेक्सेशायर, स्विट्ज़रलैंड, अभी इंशाल्लाह जर्मनी का भी आने लगा है, सिंगापुर का भी आ रहा है। ये सब लाइसेंसिंग ले ली, ताकि उसके बाद, अब जैसे इथेरियम में क्या था, इथेरियम बंद तो गया था, उसके बाद उनको वर्ल्ड क्लास डेवलपर्स चाहिए थे जो उनकी चेन पे प्रोडक्ट्स बिल्ड करें, राइट? उन पे चेन पे यूनिस्वैप बिल्ड हुआ, उनकी चेन पे आवे बिल्ड हुआ, जिन्होंने डीफाई की फाइनेंस की दुनिया को बदल दिया। हमने कहा अगर हमने इसको न्यू रेवोल्यूशन लेके आना है जहाँ पे हम वो एक ज़रिया बन सकते हैं कि दुनिया का जो फाइनेंस चेन जो होने लगा है वो हमारे थ्रू हो, तो उसके लिए हमें बेस्ट इन क्लास चीज़ें चाहिए होंगी। हमें बेस्ट ऑफ क्लास फाउंडर्स चाहिए होंगे जो अपनी प्रोडक्ट्स को या तो माइग्रेट करें चेन्स के ऊपर, या नई प्रोडक्ट्स क्रिएट करें फॉर कंज्यूमर कंजम्पशन। लेकिन वो तब कर सकते हैं कि जब बियॉन्ड टेक्नोलॉजी एंड बियॉन्ड कैपिटल उनको हम ये लाइसेंसिंग रिजीम भी दे सकें, उनको एक कंप्लाइंट टेक्नोलॉजी दे सकें, जिसकी बेसिस पे दे कैन क्रिएट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट ऑन ब्लॉकचेन which are already adopted in the real in the web 2, or in the, let's say, in the current conventional sector, but with the efficient structures। like एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि एक बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस मॉडल है बीएनपीएल का, राइट, बाय नाउ पे लेटर का। एंड बाय नाउ पे लेटर में क्या होता है कि जी ये जितनी कंपनीज़ हैं लाइक तमारा एंड टेबी वगैरह जो हैं, ये क्या करते हैं कि एक एग्रीगेटेड रिस्क जमा करके जाके बैंक से बोरो करते हैं, और ये क्या है कि कंज्यूमर रिस्क को कवर करते हैं, एनपीएल्स ना होने के बराबर है, ज़बरदस्त बिज़नेस है। बट जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि ये जो बोरो करने जाते हैं बैंक से, स्टिल अ वेरी हाई रेट, ठीक है? अगर आप इस पूरी ऑर्डर बुक को टोकनाइज़ करके चेन पे डाल देते हो, यू कैन बोरो एट अ 30 टू 40% लोअर रेट, बिकॉज़ द रिटेल डिमांड ऑफ रिटर्न इज़ मच लोअर देन द डिमांड ऑफ रिटर्न बाय द बैंक, राइट? सो साइमल्टेनियसली क्या होगा कि जो इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कम हो जाएगी। सिमिलरली वो लैंड भी कम पे कर सकेंगे, कि जब वो आगे वेंडर को देते हैं या जो कस्टमर से ईएमआई चार्ज करें वो भी कम कर सकेंगे। दे विल बिकम मोर कंपैटिटिव, और कंज्यूमर को तो नेट टू नेट फ़ायदा होगा। को रिटर्न देना है वो रिटर्न भी लेंगे। सो द रियल बिज़नेस आर कमिंग हियर। एक और बहुत ज़बरदस्त जो यूज़ केस आ रहा है वो अब एक एनर्जी सेक्टर से आ रहा है,
कि देयर इज़ अ वेरी बिग बूम कमिंग अप ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी। तो हम एक बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एक टीम के साथ हू इज़ टोकनाइज़िंग द होल सप्लाई चेन ऑफ ऑयल, कि ताकि हर स्टेज ऑफ ऑयल मूवमेंट पे जो भी पार्टी है वो अपने स्टेक्स को या तो लिक्विड कर सके या उसके अगेंस्ट बोरो कर सके। यूएस में एक रेगुलेशन अभी आई है फिनमा वालों की, वो उन्होंने बैंक्स को रेगुलेशन नहीं आई, सॉरी, उन्होंने बैंक्स को कहा है कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग टू एक्सेप्ट क्रिप्टो एज़ अ कोलैटरल फॉर हाउस लोन्स। मतलब आप ये समझें कि अगर मैंने एक टोकनाइज़्ड टेस्ला का शेयर खरीद लिया है या मैंने मेरे पास बिटकॉइन रखा हुआ है, तो मैं बैंक को देके उसके अगेंस्ट हाउस लोन ले सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्पस हो गई ना चीज़ का, ये पर्पस बिल्ड एक तरीके से हमने किया, हमने कहा कि ये सारे यूज़ केसेस जो आ रहे हैं, वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस और टेक्नोलॉजिकली रेडी रहें, डेवलपमेंट वाइज़ रेडी रहें, इंटीग्रेशंस करें एंड देन मोर देन एवरीथिंग एल्स हैव द लाइसेंसिंग रेजिम। सो दिस इज़ हाउ वी आर डिफरेंट एंड दिस इज़ हाउ वी आर बिल्डिंग डिफरेंटली। इंटरेस्टिंग कि वो सारी जो फंक्शनैलिटी है वो तो एक तरफ, बट आप लोगों ने फ्रंट लोडेड योर लाइसेंसिंग एफर्ट, ताकि अब अगर कोई एक एप्लीकेशन लाता है कोई भी लेयर 3 में या कोई स्पेसिफिक बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, दे कैन कम एंड वर्क विद यू एंड एग्जीक्यूट वेरी क्विकली। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। सो दैट्स द होल पॉइंट कि हमारे साथ मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर कोई बंदा एक कंज़्यूमर एक एप्लीकेशन बनाना चाहता है कि जिसमें वो एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ऐप दे रहा हो और वो ना ग्लोबल कंज़्यूमर्स को ऑनबोर्ड कर रहा हो, उसको एक अच्छी जगह पे लाइसेंस लेने के लिए कोई 8 से 10 महीने का प्रोसेस है, कपल ऑफ मिलियन डॉलर्स का खर्चा है। हमारे साथ आके बिल्ड करें, अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जिस पे आप ग्लोबल कस्टमर ऑनबोर्ड करना चाहते हो और आप ताकि जीटीएम पे फोकस करो, आप आओ हमारे साथ बिल्ड करो, आपको 20-25 हज़ार डॉलर से ऊपर का खर्चा नहीं होगा, इतना भी नहीं होगा मोस्ट लाइकली। वो पैसे भी शायद हम आपको दे देंगे कि आओ बिल्ड कर लो, और आपको क्या 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, यू विल बी रेडी फ्रॉम अ रेगुलेशन पर्सपेक्टिव। कोई नहीं दे रहा है आजकल। हमारी ब्लॉकचेन इसमें यूनिक है। बाकी ब्लॉकचेन्स क्या करती हैं, अभी किसी की मतलब आई मीन हर एक की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, बट बाकी जगह क्या है, आप जाएंगे कहेंगे मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ, कहेगा जी हमसे पैसे ले लो। भाई पैसे का तो ये कि अच्छा आइडिया होता है तो पैसे तो मार्केट में, कैपिटल इज अ कमोडिटी, बट व्हाट इज गुड हियर इज दैट वो चीज जिसमें एक्चुअल टाइम लगता है ना, हमने उसको किल कर दिया। हमने ये पूरा रेगुलेशन पार्टी किल कर दिया। हमने कहा यार आपको कहीं भी रेगुलेशन चाहिए आप हमसे ले लो, हमारे पास सब पड़ा है। वी स्पेंड मोर देन $10 million इन लास्ट 18 months एक्वायरिंग दिस लाइसेंसेस, बट सिर्फ लाइसेंस नहीं लिए हमने, हमें उनके सब लाइसेंसिंग लाइसेंसेस भी ले लिए। टोकनाइजेशन एंडोर्समेंट अवेलेबल है हमारे पास। सो थ्रू अ पार्टनर जिसको हमने अभी जिसमें मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया है, वी हैव द फर्स्ट एंड द ओनली फंड टोकनाइजेशन लाइसेंस DIFC से। तो इस तरह की हम चीज़ें कर रहे हैं। तो आई थिंक वी हैव क्रिएटेड अ नीश फॉर अस एंड थोड़ा-सा हमने इसमें ये डिफरेंशिएशन भी क्रिएट कर लिया है। ये बताएं कि अक्सर कुछ चेन्स के बारे में या कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में ये क्लेम्स होते हैं कि ये वाली शरिया कंप्लाइंट है। सो या जी, अब लेट्स से ये मनी मूवमेंट है या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, जी। व्हाट मेक्स समथिंग ऑन अ चेन शरिया कंप्लाइंट? जी, देखिए प्रिंसिपल चेंज नहीं होता शरिया कंप्लायंस का। शरिया कंप्लायंस का प्रिंसिपल सेम ही रहता है और ब्लॉकचेन शरिया कंप्लायंट नहीं हो सकती बाय डिज़ाइन, राइट? एक परमिशनलेस नेटवर्क है जिसने जो बनाना है वो बना सकता है, बट एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको हम कैटर करना चाहते हैं। आपके पॉडकास्ट से मतलब ये अभी तक न्यूज़ पब्लिक नहीं है, बट मैं आपके ये पॉडकास्ट में आई कैन शेयर दिस, इंशाल्लाह इट विल बी पब्लिक सून, कि जो हमारी चेन का नेटिव टोकन है ज़िक कॉइन, it is the first token after Bitcoin that has received a fatwa now from Amani advisors that it is a Sharia compliant token in terms of its staking. तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट इस तरह से कि एक पर्सनल मेरी एक डिज़ायर थी कि यार अगर अपनी लाइफ भी शरिया कंप्लाइंट तरीके से गुजारने की कोशिश करते हैं तो बिज़नेस भी इस तरह करें जो एक कंफर्ट रहे माइंड में। सो दैट इज़ वन थिंग, बट लेट मी टेल यू दिस कि किस तरीके से यहाँ पे एक बहुत बड़ा अनटैप्ड मार्केट है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। सो ब्लॉकचेन शरिया कंप्लाइंट नहीं हो सकती, प्रोडक्ट शरिया कंप्लाइंट हो सकते हैं, एंड जो प्रोडक्ट की शरिया कंप्लाइंस है वो वही रहती है जो नॉर्मल एक कन्वेंशनल फील्ड में है। बट हियर इज़ द थिंग, आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। ग्लोबली अगर हम शरिया कंप्लाइंट हम मुस्लिम्स के पैसे की बात नहीं कर रहे, हम उस पैसे की बात कर रहे हैं जो शरिया कंप्लाइंट पैसा है, जो उसके अलावा किसी जगह इन्वेस्ट नहीं करता। वो $4.1 ट्रिलियन है, $4.1 ट्रिलियन। एंड पूरी दुनिया में सर एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन नहीं है या कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आप कहें कि हाँ यार ये कलेक्टिवली एंड एग्रेसिवली दुनिया के मुसलमानों को सर्व करता है। नॉर्थ अमेरिका में सर बैंक अकाउंट्स में $800 बिलियन पड़ा है मुसलमानों का, जो 0% ले रहा है। वो कहता है हमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए। 10,000 ETFs हैं यूएस के अंदर, उसमें से एक शरिया कंप्लाइंट ETF है। क्यों? रीज़न ये है कि सर जहाँ लिक्विडिटी है वहाँ शरिया कंप्लाइंस को समझाने वाले समझने वाले नहीं हैं।
और जहाँ समझने वाले और समझाने वाले हैं वहाँ लिक्विडिटी नहीं है। पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, मलेशिया की एग्जांपल ले लें, इजिप्ट की एग्जांपल ले लें। ये 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपको दुनिया के बेस्ट शरिया कंप्लायंस स्कॉलर्स मिलते हैं, बेस्ट स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी व्हेन इट कम्स टू शरिया कंप्लायंस। आई थिंक पाकिस्तान इज़ अ फिनोमिनल मार्केट व्हेन इट कम्स टू शरिया कंप्लायंट। आप मशरिक आप उसको मीज़ान बैंक को देखें किस तरीके से वो ग्रो हुए हैं, ऑर्गेनिक नीड है, बट वो उस तरह की लिक्विडिटी नहीं है। अब आप इमेजिन करें एक दुनिया ऐसी हो कि जिसमें जो मीज़ान के जो प्रोडक्ट्स हैं या जो मीज़ान की एसेंस है, वो नॉर्थ अमेरिकन क्लाइंट्स को एक सिंगल क्लिक ऑफ द बटन में मिलना स्टार्ट हो जाए। व्हाट काइंड ऑफ लिक्विडिटी कैन यू अनलॉक? इमेजिन दैट। ये काम हो सकता है ब्लॉकचेन पे, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। हमने अभी एक डिस्टरप्ट ग्रुप के अंदर एक इनिशिएटिव लिया है ज़मानत के नाम से। सो ज़मानत इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर शरिया कंप्लायंट टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म, और वो एंड टू एंड फुल स्टैक काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि वो दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के पास जा रहा है। जैसा अभी हमने एपेक्स ग्रुप से पार्टनरशिप की, व्हिच इज़ अ $4 ट्रिलियन फंड एडमिन, द लार्जेस्ट स्टैंड अलोन फंड एडमिन इन द वर्ल्ड। उससे पार्टनरशिप की है, और उसके ऊपर अभी डीआईएफसी में एक $100 मिलियन का फंड लॉन्च हो रहा है, शरिया अलाइन्ड फंड। वो क्या होगा कि वो टोकनाइज़ होगा। तो इसका मतलब ये है कि पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड वो बहुत ही ईज़ी तरीके से, ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप में इट विल बी मोर अवेलेबल थ्रू सम इंस्टीट्यूशंस या एंड ऑल दैट, बट अल्टीमेटली पर्पस क्या है कि देयर आर गुड शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड बट नॉट अवेलेबल टू एवरीवन। उन उन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स को हम चेन पे लेके आएँ, जैसे सकूक्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट्स हैं मिडल ईस्ट से, या वकाला स्ट्रक्चर्स हैं। इनको हम ऑन चेन लेके आएँ, इनको हम टोकनाइज़ करें, इनको अक्रॉस द वर्ल्ड हम डिस्ट्रीब्यूट करें। तो द फंडामेंटल है ना शरिया कंप्लायंस की, वो चेंज नहीं होती, बट फोकस की बात है। आई थिंक ये भी एक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग नीश है, गिवन द फैक्ट दैट वी आर predominantly Middle East based from our business development standpoint and from a positioning standpoint। तो ये हमें एडवांटेज देता है। कोई अदर चेन इस बारे में बात नहीं करती कि यार हमने शरिया कंप्लायंट कस्टमर्स को भी ये हैंडल करना है। सो अगेन, चेन डज़ नॉट हैव टू बी शरिया कंप्लायंट, अंडरलाइन प्रोडक्ट जो है वो उस शरिया कंप्लायंट हो सकता है। Great, thank you so much, Rafe, for sharing such amazing knowledge with us. And of course, ये बात clear होती जा रही है कि जो access provide करती है in the end blockchain based businesses, and जो fractionality provide करती है, जो ease of movement provide करती है, जो reduction in cost करती है, and now smart contract के rails, tokenization के rails के साथ हर प्रोडक्ट की एक्सेसिबिलिटी अगर ऑलरेडी चेन पर नहीं है तो वो बहुत जल्द लाई जा सकती है एट वेरी लो कॉस्ट। सो इट्स क्लियर कि द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस विल चेंज। सो डज दिस मीन कि अगले 5 से 10 साल में ये जो सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ये हमें नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि दो तरह से फाइट चल रही है ना। अब लेट्स से अगर हम जेपी मॉर्गन की एग्जांपल लेते हैं, ऑन वन एंड जेमी डायमंड विद रिगार्ड्स टू बिटकॉइन स्पेसिफिकली उसका व्यू ये है कि इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर एंड, क्योंकि इन्वेस्टर्स की डिमांड है कि उनको ये प्रोडक्ट्स चाहिए, तो उनको अपने प्रोडक्ट्स क्रिएट करने पड़ रहे हैं। बट ऑन दी अदर, तो पहला सवाल मेरा ये है कि जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, डू यू थिंक ये कोप करेंगे और ये जल्दी से ब्लॉकचेन पर आएंगे और इस नए इंफ्रा को अडॉप्ट करेंगे, या यू थिंक ये एक मास डिसरप्शन होने वाली है? देखिए, मास डिस्ट्रप्शन तो होने वाली है, इसमें तो कोई दो बातें नहीं है। बट बात यह है कि क्या बैंक सिर्फ देखते रह जाएंगे बैठ के? आंसर इज़ नो। देखिए, ब्लैक रॉक बड़ी सिंपल एग्जांपल है, सबसे बड़ा मनी मैनेजर इन द वर्ल्ड है, को $22 ट्रिलियन मैनेज करते हैं वो। और कल इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल आया, लैरी फिंक ने खुद लिखा है मेरे ख्याल से, वो कहता है दुनिया टोकनाइज होने जा रही है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर ये। सवालिया निशान है हमारे पे इस रीजन में और पाकिस्तान में। हम क्या कर रहे हैं अबाउट दिस? टेक्नोलॉजिकल प्ले है, इसमें कोई कैपिटल की बात नहीं है, इट्स अ प्योर टेक्नोलॉजिकल प्ले, राइट? ब्लैक रॉक ऑल इन हो चुका है टोकनाइजेशन पे। तो बात यह है कि उसकी ये बात कहने से ही जो है ना, अगली सुबह क्या होता है कि वीसीज जो हैं और प्राइवेट इक्विटीज़ हैं और जो बड़े कैपिटल हैं, वो ढूंढने निकलते हैं कि भाई हमें टोकनाइजेशन के स्टार्टअप्स बताओ कौन से हैं, क्योंकि ब्लैक रॉक पैसा डालने लगा है। तो जी, हम उससे पहले कि वो हमारे रीजन में हम किसी स्टार्टअप में पैसे डाल देते हैं, वो इतना बड़ा कर देते हैं कि जी लैरी फिंक ब्लैक रॉक आके एक्वायर कर लेगा। दिस इज कैपिटल फ्लो। कैपिटल फ्लो करेगा, इनोवेशन होगी। बट इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि बैंक्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने फिनटेक से बड़ा एक लेसन लिया है। जब फिनटेक का बूम आ रहा था तो बैंक्स वगैरह कहते थे कि यार क्या ही हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली सब बैंकों को वो फिनटेक्स महंगे खरीदने पड़े और इन हाउस डेवलप करने पड़ी चीज़ें। बैंक थोड़ा लेट थे उधर। इस दफ़ा ऐसा नहीं नज़र आ रहा मुझे। गोल्डमैन, जेपी, ब्लैक रॉक, अपोलो, हैमिल्टन सब इसके अंदर है।
डीप इनसाइड हैं। बट देयर इज़ अ गैप। गैप कहाँ पे कि उनके लिए जो है ना अभी भी उनके इनर्शिया की वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि वो स्मॉल मिड साइज काइंड ऑफ डील्स कर पाएँ। दे आर जस्ट फोकस ऑन वेरी लार्ज टिकट एंड लार्ज डील। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बाय द वे 500 मिलियन से कम की डील नहीं करता, ठीक है ना? तो देयर इज़ अ बिग मार्केट टू कैटर, वो इश्यू नहीं है। सो टू आंसर योर क्वेश्चंस, डिस्रप्शन आएगी, बिल्कुल आएगी, बट आई थिंक दिस इज़ नॉट द टाइम वेयर द बैंक्स विल बी लेफ्ट बिहाइंड। आई थिंक देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस दैट द ट्रेडिशनल फाइनेंस पीपल विल एक्चुअली बी लीडिंग दिस चेंज। अच्छा, जो इस पर आते हैं विद इन टोकन, जो स्टेबल कॉइन्स पे आते हैं, एंड उसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है जो टेथर और सर्कल ने किया है कि वो अपने पास यूएस ट्रेजरी रख लेते हैं और हर $1 जी, की जी, जो जी। ट्रेजरी है उसका वो एक टोकन इशू कर देते हैं। अब वो रेगुलेट भी हो गए हैं, ऑडिट भी वो कराते हैं। तो अब वो जो मार्जिन क्रिएट कर रहे हैं, लाइक देर मेकिंग लाइक अ 95% मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन, क्योंकि ट्रेजरी पे वो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, उसके यस, और अगेंस्ट दे कुछ नहीं रहे। टोकन मूव हो रहा है, उसकी आ रही है। तो अब इसमें तो अब जेपी मॉर्गन चाहेगा कि वो क्यों ना अपना स्टेबल कॉइन निकाले, तो ये सब स्टेबल कॉइन्स भी निकालेंगे। तो इवेंचुअली तो इसमें इतना कंपटीशन आएगा कि ये कंज्यूमर के लिए तो चीज़ और भी सस्ती हो जाएगी। एब्सोल्युटली आप सही कह रहे हैं जुनैद भाई, बात बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, यूएसडीटी और यूएसडीसी ना पहले थे, वो पहले आए थे दुनिया में, तो उनके वो ही अफोर्ड कर सकते थे कि जी हम तो एक कन्वीनियंस दे रहे हैं, तो अब हम मार्जिन तो खुद रखेंगे, आपको नहीं देंगे। बट अब नया कॉन्सेप्ट आ रहा है यील्ड बियरिंग स्टेबल कॉइन का। तो जो ये जो इशू करता है स्टेबल कॉइन, वो जो पैसे कमाता है इस पर, उसमें से 90% शेयर करता है। ठीक है, तो स्टेबल कॉइन की फाइट बिल्कुल है, बहुत ज़ोरदार फाइट चल रही है। इस साल के 50 स्टेबल कॉइन लॉन्च हुए हैं, ठीक है ना? आपके पास फैल्कन लॉन्च हुआ है, आपके पास ये पेपॉल ने लॉन्च कर दिया, सुना है कि कोई प्राइवेट साइट पे जेपी मॉर्गन ने भी लॉन्च कर दिया है। बड़े स्टेबल कॉइन आ गए, बट देखिए अगेन, अगर उसका यूज़ केस कोई नहीं है तो फ़ायदा कोई नहीं है, और यूज़ केस बहुत होगा। देखिए नॉर्मल करेंसी रिप्लेस हो जाएगी स्टेबल कॉइन से, बैंक अकाउंट और वॉलेट के बीच में कोई फ़र्क रहेगा नहीं। तो यूएस में जो क्लैरिटी है, कोई जीनियस एक्ट वगैरह आए, उसके बाद ना कोई फ़र्क नहीं रहेगा, आपके पास बैंक अकाउंट है या वॉलेट है, सेम बात रहेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं स्टेबल कॉइन में काम कर रहा हूँ या नॉर्मल में काम कर रहा हूँ। अब जैसा वेस्टर्न यूनियन है फॉर एग्जाम्पल, अब वो सोलाना को लेट से इंटीग्रेट कर लेता है। कोई बंदा वेस्टर्न यूनियन से पैसे भेजता है, पीछे से सोलाना की रेल यूज़ होती है पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, उसको क्या फ़र्क पड़ता है क्या यूज़ हुआ? उसका तो काम फ़ौरन हो गया, जल्दी हो गया, ठीक है ना? सिमिलरली बैंक्स में भी ये होगा, अल्टीमेटली लोगों को पता ही नहीं होगा कि पीछे हो क्या रहा है। वो आगे तो वही यूआई यूएक्स देख रहे होंगे, जी मैंने ये सेविंग प्रोडक्ट है मेरा, मैंने बटन दबा दिया, पीछे से वो पैसे उसके स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट होकर जिस तरीके से भी मूव होते हैं, इट्स अ मिरर टोकन इवेंचुअली, यू नो। सो दैट्स नंबर वन। नंबर टू, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये से ना चीज़ सस्ती हो जाएगी। जब एडॉप्शन आती है तो कंपटीशन आते हैं तो कोई ना कोई सब्सिडाइज होता है। बट स्टेबल कॉइन आज भी महंगा नहीं है। स्टेबल कॉइन तो 1 टू 1 है ना, जो चीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी वही होगी कि स्टेबल कॉइन्स फाइट करेंगे कि हाउ कैन वी गिव बेटर रिटर्न्स विदाउट डूइंग टू मच होकस पोकस एट द बैक एंड। इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो ये एक चैलेंज रहेगा स्टेबल कॉइन्स के लिए कि किस तरीके से एक रिस्क फ्री रिटर्न जनरेट करें ना। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट जब 4 5 5.5% से तो पार्टी लगी हुई थी, अब जब 3 साढ़े 3 के करीब आ रहे हैं, मोस्ट लाइकली 2 तक चले जाएंगे, तो वो उसको उनको भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके करने पड़ेंगे टू कीप दिस अप। बट essentially देखिए ना, if you think about it, stable coins, tokenization, these are all on chain things. We need to think about पाकिस्तान जैसी मार्केट के बारे में ना। लोगों के पास कितना क्रिप्टो पड़ा है, आपको बाइनेंस पे आई थिंक को 2 ढाई करोड़ केवाईसी अकाउंट हैं, जिनमें को 30 40 बिलियन डॉलर का माल पड़ा हुआ है। वैसे इतने तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, ठीक है। इमेजिन उस तरह के लोगों के पास, आप समझे ना, एक टोकनाइज एसेट के लेने का तरीका स्टेबल कॉइन से होगा, तो फिर बॉर्डरलेस ट्रांजेक्शंस कहाँ से कहाँ चली जाएंगी। एब्सोल्युटली। एंड इसका थोड़ा सा बताएं कि जो अब जो यूएस गवर्नमेंट है या यूएसडी की हेजमनी है, कि सारी दुनिया में यूएस डॉलर चलता है, और एंड रिसेंट ईयर्स में वो थोड़ी सी माइनर लेवल पे ट्रेड में डीबेसमेंट होने लगी। ग्लोबल साउथ अपनी करेंसीज में जी, जी, ट्रेड जी। कर रहा है, डॉलर रिजर्व्स के बजाय गोल्ड रिजर्व्स पिछले 3 साल में सेंट्रल बैंक्स ने अक्रू किए। लेकिन अब सडनली दोबारा से ट्रेजरी की डिमांड आ रही है, बिकॉज स्टेबल कॉइन की डिमांड बढ़ रही है। लोग बाकी जो भी चेन पर आ रहा है, ख़ासतौर पे जो B2B यूज़ केस के साथ चेन पर आ रहा है, वो तो किसी रैंडम कॉइन पर बेट नहीं कर रहा, वो तो कह रहा है कि मुझे यूएस डॉलर ही चाहिए। सो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, तकरीबन $200 बिलियन के करीब ऑलरेडी स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। वेयर डू यू सी दिस गोइंग? डू यू थिंक दिस विल बी अ सेवियर फॉर द डॉलर?
हाँ जी, बिल्कुल। सबसे बड़ी बेस्ट मार्केटिंग इन द वर्ल्ड ऑफ डॉलर क्या है? स्टेबल कॉइन है। आप देखें जो स्टेबल कॉइन इश्यू हो रहा है उसमें से 99% स्टेबल कॉइन तो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड है। सर देखें, अमेरिका ये चाहता है कि डॉलर दुनिया में सब जगह यूज़ हो। वो तो चाहता है दुनिया में सब कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो डॉलर बन जाए। अल्टीमेटली द ग्लोबल रूलिंग पावर तो यही चाहती है ना। तो आप हो क्या रहा है? आप ये देखें कि ये जो स्टेबल कॉइन पेनिट्रेशन ये जो दुनिया भर में हो गई, जो पाकिस्तान में 20 पता नहीं कितने 2 ढाई करोड़ बंदा जो है वो जो यूएसडीटी लेके बैठा है। यूएसडीटी क्या डॉलर ही तो है। तो सर इससे अच्छी मार्केटिंग क्या होगी? ट्रम्प भाई ये बात समझ गए। ट्रम्प इज़ लाइक दिस कि यार ये बेस्ट मार्केटिंग है डॉलर की इन द वर्ल्ड, फ्री ऑफ कॉस्ट सबको रेगुलेट कर दो। यूएसडीसी, यूएसडीटी जिस तरह ब्लो अप हुए हैं इस साल, आप देखें लास्ट ईयर आई थिंक इस टाइम पे टोटल स्टेबल कॉइन मार्केट कैप कोई 125-130 बिलियन था। अभी ढाई पौने 300 मिलियन बिलियन डॉलर के करीब हो गया है। डबल से भी ज़्यादा हुआ है इस साल। वाई? बिकॉज़ उन्होंने कहा जी भेज दो डॉलर सब जगह। डॉलर डिनोमिनेटेड इकोनॉमीज़ हो जाएँगी। तो स्टेबल कॉइन अडॉप्शन से तो डॉलर की बेस्ट मार्केटिंग है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। Makes sense. Rafe, thank you so much. There's an exciting future ahead. There's a very disruptive future ahead. ये तो टाइम बताएगा कि who wins and who loses, but customers जो हैं, जो end users हैं, end users of all forms of financial services, I think it's pretty clear कि उनके लिए availability of services, cost of services and choice बहुत बढ़ जाएगी. बिल्कुल, 100% ऐसा ही है। आई एग्री विथ यू 100%। Thank you so much, Rafe, for taking out the time. And we'd also like to thank Binance, our sponsor for the blockchain series, for supporting us. और हमारे जो audiences हैं उनके आपके जो questions हों राफे के लिए प्लीज़ अपने हमारे comments में उनको add करें and please join our community by subscribing to Pakistan and Counting. Thank you and खुदा हाफिज़. थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।